नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कड़ी में दिल्ली सल्तनत के सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक गयासुद्दीन बलबन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ में अपने प्यारे विषय इतिहास संबंधी नए वीडियो के नोटिफिकेशन हेतु पास वाला बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। चलिए हम वीडियो आरंभ करते हैं। गयासुद्दीन बलबन का काल 1266 से 1287 ईस्वी का था शासनकाल। वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और प्रसिद्ध नाम गयासुद्दीन बलबन तथा बलबन था। वंश अफरसियाब ये खुद अपना रखा था। ये अपने मन से अपना वंश, अपना उच्च स्तर का वंश दिखलाने के लिए अफरसियाब रखा था, जो कि इसने शाहनामा से नकल किया था। शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी की रचना है। इसकी जाति डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव लिखते हैं इल्तुतमिश की भांति तुर्क था, इलबरी तुर्क। उपाधि थी जिल्ले जिल्लाही की, जिल्ले इलाही, ये थी इसकी उपाधि। अब इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। तुर्किस्तान में काफ़ी सम्मानित इलबरी तुर्कों के परिवार से संबंधित था। यानी कि ये जो गयासुद्दीन बलबन था, इसका आरंभिक इसका जो जन्म हुआ था वो तुर्किस्तान में हुआ था और अच्छे परिवार से, सम्मानित परिवार में इसका जन्म हुआ था। विधर्मी तुर्कों द्वारा खदेड़ दिया गया और बलबन बगदाद में एक दास के रूप में बेच दिया गया। बाद में 1232-33 में दिल्ली लाया व इल्तुतमिश खरीदा। मतलब ये जो बलबन था, वहाँ से, जहाँ तुर्किस्तान में रहता था, वहाँ से इसको भगा दिया गया परिवार सहित। और ये हद ये हो गई कि बलबन को बगदाद में बेच दिया गया और बाद में दिल्ली में इसको इल्तुतमिश ने खरीद लिया। उसे दिल्ली जो लाया था बेचने के लिए वह था ख्वाजा जलालुद्दीन। ख्वाजा जलालुद्दीन उसे प्रारंभ में दास के रूप में खरीदा था और बाद में उसको शिक्षित और सभ्य बनाया और पूरे योग्य बना के तब इल्तुतमिश के पास लाया था बेचने के लिए। अब गौर कीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था और इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा। तो इसी तरह एक दूसरे खरीद कर बाद में सब शासक बनते गए। अब देखिए, इल्तुतमिश इसे प्रारंभ में सामान्य दास बनाया, फिर चालीसा में सम्मिलित कर लिया और जल्द ही वह तरक्की कर मीर हाजिब यानी राज समारोह के प्रबंधक का पद ग्रहण कर लिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अमीरों को मिलती थी, बड़ा ही महत्व वाला पद था। तो ये भी बड़ा ही योग्य इंसान था और उसी योग्यता की बदौलत लगातार तरक्की किए जा रहा था। आरंभ में वह रजिया का पक्ष लेकर जेल गया। फिर रजिया के समय, यानी कि जब ये रजिया से इल्तुतमिश के बाद जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह बना था, तो रुकनुद्दीन जो बना था, तो रुकनुद्दीन के समय ये रजिया का पक्ष लिया तो जेल जाना पड़ा। लेकिन फिर जब रजिया तुरंत जो सत्ता में आ गई तो रजिया के समय इसे अमीर शिकार का पद मिला और साथ ही रेवाड़ी व हासी की जागीरें भी इसे मिली। किसे? गयासुद्दीन बलबन को। अलाउद्दीन मसूद शाह को हटा के उसने नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाया। यह इल्तुतमिश का ही एक पौत्र था। अब देखिए, रजिया के बाद जो शासन चलता गया, बहराम शाह और फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, तो ये मसूद शाह को हटा के नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा दिया और वह इल्तुतमिश का ही पोता था। ये 1246 ईस्वी की बात है। और ये जो नसीरुद्दीन महमूद था, ये अपना अधिकतर समय इबादत यानी पूजा, तो इबादत व कुरान की प्रतिलिपियाँ तैयार करने व श्रद्धालुओं के लिए टोपी बनाने में बिताता था। मतलब शासन के लिए पूरी तरह से अयोग्य था। यानी कि ये बलबन का एक मोहरा था, जो बलबन कहता वही करता।
मंगोलों व राजपूतों से लड़कर वह 3 वर्षों में नायाब का पद प्राप्त कर लिया। साथ ही वह सेना और प्रशासन पर भी उसका नियंत्रण बढ़िया कर लिया था, ताकि कभी वह तख्ता पलट कर सके। और अपने को आगे बढ़ाते बढ़ाते उसने उस युवा सुल्तान यानी कि नसरुद्दीन महमूद से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। ये अपने आप में एक अलग उदाहरण है, क्योंकि हम अभी तक ये देखते आए हैं कि जो भी शासक बनते थे तो वो शासक की बेटी से खुद विवाह करते थे, पर ये काफ़ी सीनियर था, काफ़ी एज में ज़्यादा था नसरुद्दीन महमूद से, इसलिए इसने अपनी बेटी का विवाह करके अपने सत्ता की नींव डालनी की सोची। मतलब ये अपने आप में एक अलग उदाहरण है कि अपनी बेटी का विवाह उससे करके और सत्ता को मजबूत बनाया। ऐसे में पहले क्या होता था कि शासक ही वह खुद उसकी बेटी से विवाह करता था और बाद में शासन में आ जाता था। और बलबन व उनके रिश्तेदारों को कई पद लेने से तुर्क व तजिक अमीरों के बीच उसका विरोध बढ़ गया। यानी कि बलबन था, बलबन का भाई शेर खान था जो कि सिंध का हाकिम था, चचेरा भाई था। तो ये सब सारा पद जो एक साइड से लेने लगे, तो इससे क्या हुआ कि अन्य जो अमीर थे, तुर्क व तजिक अमीर सब थे, उन लोगों के बीच इनके प्रति बड़ी दुर्भावना आ गई। वो लोग षड्यंत्र करने लगे और उन्हें ये पसंद नहीं था। इसी कारण अंततः वो जो नसरुद्दीन महमूद का जो कान भरना शुरू किए, परिणाम स्वरूप 1253 में इसे नायब का पद त्याग करना पड़ा। 46 में शासक बनाया था नसरुद्दीन महमूद को, और 7 वर्ष बाद ही इसे अपना पद त्याग करना पड़ा और भाई सहित ये बाहर कर दिया गया दरबार से। नए नियुक्त होने वाले लोगों में इमादुद्दीन रेहान नामक हिजरा हिंदुस्तानी शामिल था, जिसे नायब नियुक्त किया गया। मतलब इसके बाद रेहान नामक हिजरा को इसके पद पे नियुक्त किया गया। किसके पद पे? गयासुद्दीन बलबन के पद पे। कौन नियुक्त किया? नसरुद्दीन महमूद। किसके दबाव में? तो अमीरों के दबाव में, अमीरों के प्रभाव में। उसके राजनीतिक प्रभावों के बारे में सही जानकारी नहीं है, क्योंकि निजामुल मुल्क जुनैदी नामक अन्य तुर्क अमीर को वजीर के पद पर नियुक्त किया था। तो यानी कि जुनैदी ज़्यादा महत्वपूर्ण था इससे रेहान से, तब तो उसको वजीर के पद पर नियुक्त किया गया था। लेकिन समकालीन लेखक जो है उसी समय के मिनहाज सिराज ये जिसे रेहान के आने के बाद काजी के पद से हटा दिया गया था, तो वो इन सारी बातों के लिए रेहान को ही दोषी ठहराते हैं। तब आप देख लीजिए कि बलबन तो बड़ा योग्य इंसान था, इतना आगे बढ़ गया, अपनी पुत्री तक से विवाह कर दिया था सुल्तान का, और तब जब किसी को अगर भगाया जाएगा तो बर्दाश्त करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। तो वो कुछ न कुछ उपाय सोचने लगा कि हम किस तरह से फिर से सत्ता में आए। इसके लिए वह तरह तरह के कुचक्र करने लगा और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कुछ और काम करने लगा। लोगों से संधि करनी चाहिए, और वो तो एक योग्य सेनानायक बलबन था ही, तो इसी का फ़ायदा वो उठाने लगा। रणथंभौर पर छापा मारा और मंगोलों के साथ भी कहते हैं कि वो संपर्क किया, और 1255 में रेहान को बर्खास्त करवा दिया। और जब रेहान बर्खास्त हुआ, सुल्तान जब नसरुद्दीन महमूद रेहान को जो बर्खास्त कर दिया, तो उसको अपने इक्ता भेज दिया। और क्या किया बलबन कि उसके इक्ता में जाके उसको युद्ध के लिए ललकारा और उसको युद्ध में मार दिया। मतलब दुश्मन को समाप्त ही कर दिया कि दोबारा हमको कोई समस्या न हो। उसका एक और विरोधी था जो कि बिहार का गवर्नर कुतुलुक खान था और चिहलगानी दास में सर्वश्रेष्ठ था। सुल्तान की माँ से विवाह कर उसे अपने इक्ता ले गया और स्वतंत्र व्यवहार कर रहा था। अब देखिए,
ये बलबन क्या किया था सत्ता में आने के लिए? अपनी पुत्री से नसीरुद्दीन महमूद का विवाह कर दिया था, युवा सुल्तान था। अब ये एक जो बिहार का गवर्नर है कुतलुक का, ये नसीरुद्दीन महमूद की माँ से ही विवाह कर लिया। सोच लीजिए मतलब क्या सब कुचक्र और षड्यंत्र रचे जाते थे दिल्ली सल्तनत में मध्यकालीन इतिहास में सुल्तान बनने के लिए, सत्ता में नियंत्रण के लिए। अब कोई अपनी बेटी का विवाह सुल्तान से करवा रहा है तो कोई सुल्तान की माँ से ही विवाह कर रहा है और कोई सुल्तान की बेटी से विवाह करता था, सुल्तान की पुत्री से सत्ता में आने के लिए। तो ये सब सत्ता के लिए संघर्ष चलना आम बात थी। तो इसके विरुद्ध भी बलबन सेना भेजा और उसको नियंत्रित किया। बलबन ने युवा सुल्तान को छत्र अपने सुपुर्द करने पर विवश कर दिया और उसका अंतिम 6 वर्ष है वो अज्ञात है। यानी कि ये जो युवा सुल्तान था, बलबन देखा कि ये तो अब कोई काम का रहा नहीं, किसी के भी बहकावे में आ जाता है, हमें भगा देता है। तो इस पे अब एक ही उपाय बचा है कि इसका छत्र जो होता है राजशाही का प्रतीक, उसे मैं ले लेता हूँ और इसे कुछ न कुछ ठिकाने लगाता हूँ, या इसको नाम का शासक रहेगा, मैं ही शासन करूँगा, बस ये अपना टोपी सिलता रहेगा। मतलब कुरान की प्रतिलिपियाँ तैयार करते थे, टोपी नहीं सिलते थे। तो ये अपना बस बैठ के अपना अल्लाह की इबादत करेगा और इधर ही ऐसे ही टाइम पास करेगा। लेकिन इसको अब शासक के रूप में हम नहीं रहने देंगे। सतीश चंद्रा लिखते हैं, शायद उसने सुल्तान सहित सभी शहजादों को जहर देकर मरवा दिया। अब यही एक उपाय बता था कि सुल्तान को तो मरवाया ही जाए, साथ में उसके जितने खानदान होंगे उन सबको मरवा दिया जाए। उत्तराधिकारी जो होते थे, बच्चे से लेके बड़े सबको मरवाना इसलिए ज़रूरी होता था कि 2 साल का भी अगर बच्चा है सुल्तान का, तो उसी के आधार पर जो अमीरों का गुट होता था उसी को शासक घोषित कर, सुल्तान घोषित कर लोगों को भड़का देता था और सेना को अपने पक्ष में कर लेता था, तो बड़ी समस्या हो जाती थी। इसलिए ये सबको मरवा दिया कि ताकि ये सुल्तान अब वास्तविक रूप में बलबन सुल्तान बन सके। प्रोफेसर ABM हबीबुल्लाह लिखते हैं, लगभग 20 वर्षों तक महमूद ने राज्य किया था परंतु शासन नहीं किया। मतलब इसका काल कब से है बलबन का? 1266 से 1287, हमने इस वीडियो के आरंभ में ही बताया था। तो 1246 से जो 66 का जो काल था इसका, ये नसीरुद्दीन महमूद का, इसमें कहते हैं ABM हबीबुल्लाह साहब कि 20 वर्षों तक महमूद ने राज्य किया था पर शासन नहीं किया था। शासन किसने किया था? आप बखूबी जानते हैं, गयासुद्दीन बलबन ने शासन किया था। बर्नी लिखते हैं, नायक के रूप में भी बलबन को राजकीय उपाधि प्राप्त थी, अतः जब वह गद्दी पर बैठा तो उसने किसी भी प्रकार के उसे विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। भारत में शासन करने और अपनी प्रजा से इच्छा मनवाने का तरीका बलबन से अधिक और सुल्तान जान न पाया था। मतलब बलबन जो भले ही नायब के रूप में ही था पर वास्तविक गद्दी पर वही था, और जिस तरह से वो शासन किया वो वाकई में काबिले तारीफ़ था। प्रजा उसकी बात बड़े अच्छे से मानी। तो ये जो उसका काल था बलबन का कि 1246 से 66 के बीच इधर साइड से रहने का, साइड रोल में रहने का, और 66 से 87 वो फ्रंट रोल में आया, यानी कि सामने आया और वो वास्तविक शासक बन गया मरवाने के बाद। तो ये हम इसके अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। आज हमने गयासुद्दीन बलबन का पार्ट 1 अध्ययन किया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मध्यकालीन भारतीय इतिहास की ही कड़ी में ऐबक व इल्तुतमिश संबंधी वीडियो की लिंक है। सभी वीडियो बड़े अच्छे बने हैं, जाके ज़रूर देखें। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, वहाँ अपने पसंद की इतिहास संबंधी भिन्न भिन्न वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अधिक से अधिक इतिहास के छात्रों के बीच शेयर करें, अपने सुझाव विचार कमेंट करें।
जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। घरों में रहे, सुरक्षित रहे, खूब पढ़े, चिंता मुक्त रहे। आपके एग्ज़ाम की तैयारी करवाना हमारी जिम्मेवारी है। धन्यवाद।